दोस्तों, भारत एक ऐसी वेपन शक्ति बन गया जिसके सामने टिक पाना अब अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया है, क्योंकि भारत के पास अब ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको तोड़ना नामुमकिन हो गया है। इस वेपन के आगे चाहे अमेरिका का F-35 हो या चीन का J-20 फाइटर जेट, अब सब इस मशीन के सामने फीकी पड़ते दिख रहा है। अगर हम इस परिदृश्य की कल्पना करें तो तस्वीर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे छिपी रणनीति और तकनीक पूरी तरह वास्तविक सैन्य सोच पर आधारित है। क्योंकि भारत जिस स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है, वह सिर्फ बम गिराने वाला विमान नहीं बल्कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर का चलता फिरता कमांड सेंटर होगा, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अदृश्यता यानी स्टेल्थ होगी। रडार पर पकड़े बिना यह बॉम्बर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुसने में सक्षम होगा। इसमें लगे एडवांस AESA रडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग सिस्टम और सैटेलाइट लिंक्ड नेटवर्क इसे रियल टाइम में दुश्मन की हर मूवमेंट की जानकारी देंगे। अब जरा सोचिए, जब चीन के टैंक लद्दाख की ऊंचाइयों में आगे बढ़ रहे हो और पाकिस्तान के बख्तरबंद कॉलम पश्चिमी सीमा पर हरकत में हो, उस वक्त IES विक्रांत से लॉन्च होकर यह स्टेल्थ बम्बर समुद्र, जमीन और आसमान तीनों मोर्चों पर एक साथ खेल बदल दे। इसके अंदर मौजूद लॉन्ग रेंज, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बंकर बस्टर हथियार दुश्मन के टैंक फॉर्मेशन, सप्लाई लाइनों, कमांड पोस्ट और एयरबेस को मिनटों में निष्क्रिय कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह हमला अंधाधुंध नहीं बल्कि सर्जिकल होगा, यानी हर हथियार अपने तय टारगेट पर ही गिरेगा और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस बॉम्बर की एक और खतरनाक क्षमता होगी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसके जरिए यह चीन और पाकिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम कर देगा। नतीजा यह कि दुश्मन के पास हथियार तो होंगे, लेकिन वे अंधे और बहरे बन चुके होंगे, और जब उन्हें समझ आएगा कि हुआ क्या है, तब तक उनके टैंक जलते मलबे में बदल चुके होंगे। यही नहीं, यह स्टेल्थ बम्बर न्यूक्लियर कैपेबल होने की क्षमता भी रख सकता है, जो इसे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक अहम हिस्सा बना देगा, यानी जमीन, समुद्र और हवा तीनों से परमाणु प्रतिरोध। और यही वह मनोवैज्ञानिक दबाव है जो किसी भी दुश्मन को युद्ध से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए दोस्तों, जो आपने अभी तक सुना वह सच में सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तब सामने आएगी जब यह स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल होकर यह साबित कर देगा कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की युद्ध क्षमता को जन्म लेने से पहले ही राख में बदलने की ताकत भी रखता है। यकीन मानिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस मायावी बॉम्बर के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। जब दुनिया की बड़ी बड़ी सैटेलाइट आंखें भारत के तेजस मार्क 2, MKA और भविष्य के AMSE जैसे प्रोजेक्ट्स पर टिकी हुई हैं, ठीक उसी समय भारत के रक्षा गलियारों में एक ऐसी खामोशी पसरी हुई है जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लगती है। क्योंकि इसी सन्नाटे के भीतर एक ऐसा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है जिसकी भनक न वॉशिंगटन को है, न बीजिंग को और न ही इस्लामाबाद को। एक ऐसा विमान जिसे आधिकारिक दस्तावेजों में शायद अभी नाम भी ना दिया गया हो, लेकिन रणनीतिक हलकों में इसे भारत की अदृश्य तलवार कहकर फुसफुसाया जा रहा है। यह वही तलवार है जो म्यान में रहते हुए भी दुश्मन की धड़कनें बढ़ा देती है। बताया जाता है कि यह पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा, लेकिन इसकी सोच, इसकी डिज और इसकी भूमिका पारंपरिक लड़ाकू विमानों से कहीं आगे की होगी। यह न सिर्फ एक फाइटर जेट होगा, बल्कि एक चलता फिरता रणनीतिक प्लेटफॉर्म होगा। ऐसा प्लेटफॉर्म जो हवा, समुद्र और अंतरिक्ष तीनों डोमेन में एक साथ असर डाल सके। इस विमान को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, यानी हिंद महासागर में तैनात भारत के विमान वाहक पोत सिर्फ समुद्री ताकत नहीं रहेंगे, बल्कि दुश्मन के दिल तक वार करने वाले लॉन्च पैड बन जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसकी स्टेल्थ क्षमता इतनी उन्नत होगी कि यह रडार पर किसी पक्षी की परछाई से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा।
और जब दुश्मन के सिस्टम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आसमान में कुछ असामान्य है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसकी उड़ान, ऊंचाई और प्रोफाइल ऐसी होगी कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वह चीन का HQ-9 हो या पाकिस्तान का कोई भी आयातित सिस्टम, बस खाली आसमान को ताकते रह जाएंगे। यह विमान इतना खामोश होगा कि इसके इंजन की आवाज नहीं बल्कि इसके हमले की गूंज सुनाई देगी। और सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि इसमें इस्तेमाल की जा रही तकनीक पूरी तरह मॉड्यूलर बताई जा रही है, यानी मिशन के हिसाब से इसका दिमाग और हथियार बदल दिए गए हैं। कभी यह डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मास्टर, तो कभी दुश्मन की कमांड एंड कंट्रोल चेन को सेकंडों में अंधा कर देने वाला साइबर हवा हथियार। सूत्रों की माने तो इसके बम और मिसाइलें सिर्फ सटीक नहीं होंगी बल्कि सोचने में सक्षम होंगी, यानी लक्ष्य को पहचान कर खुद तय करेंगी कि किस एंगल से वार करना है ताकि अधिकतम नुकसान और न्यूनतम समय में मिशन पूरा हो। एक ही वार में दुश्मन का रनवे, बंकर, रडार और कम्युनिकेशन सब इतिहास बन सकता है। और यही वजह है कि इसे चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बमबाज से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि यह ताकत संतुलन को धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में बदल देने की क्षमता रखती है। सोचिए उस पल को जब किसी रात हिंद महासागर में तैनात भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से यह विमान उड़ान भरेगा, बिना किसी शोर, बिना किसी चेतावनी के, और हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर ऐसा वार करेगा जिसकी गूंज रणनीतिक नक्शों पर दशकों तक दर्ज रहेगी। यही सस्पेंस है, यही डर है और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि असली ताकत अक्सर वही होती है जो दिखाई नहीं देती, और जब वह सामने आती है तब दुश्मन के पास ना तैयारी होती है, ना जवाब, ना बचने का कोई रास्ता। और शायद यही वह पल होगा जब एशिया का पावर बैलेंस चुपचाप, बिना किसी औपचारिक ऐलान के, हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका द्वारा हाल ही में अपने छठी पीढ़ी के स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर की सफल उड़ान ने पूरी दुनिया में एक गूंज पैदा कर दी है। यह सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि शक्ति, प्रभुत्व और रणनीतिक संदेश का खुला ऐलान है। जब यह मायावी विमान आसमान में उड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हवा में कोई अदृश्य साया तैर रहा हो, न आवाज, न पहचान, न कोई चेतावनी। B-21 राइडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के सबसे आधुनिक रडार, सैटेलाइट निगरानी और एयर डिफेंस नेटवर्क को भी बेअसर कर दे। इसकी स्टेल्थ तकनीक इतनी उन्नत है कि दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा तब होता है जब उनके ठिकाने पहले ही मलबे में बदल चुके होते हैं। यह विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरने, अत्यधिक सटीक हथियारों से हमला करने, पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर है। दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करना, मिसाइल गाइडेंस को भटका देना और पूरे युद्ध क्षेत्र को अंधेरे में डुबो देना इसकी क्षमताओं में शामिल है। B-21 सिर्फ बम गिराने वाला बॉम्बर नहीं, बल्कि एक चलता फिरता युद्ध नेटवर्क है जो हवा में रहते हुए ही युद्ध की दिशा और दशा बदल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने इसके जरिए साफ संदेश दिया है कि वह किसी भी वैश्विक चुनौती, चाहे वह चीन हो, रूस हो या कोई और शक्ति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह विमान आधुनिक युद्ध की उस अवधारणा का प्रतीक है जहां युद्ध की शुरुआत से पहले ही दुश्मन मानसिक रूप से हार मान ले। अब स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई मायावी, खौफनाक और रणनीतिक बॉम्बर मौजूद है जो दुश्मन के दिलों में वही डर पैदा कर सके। सच्चाई यह है कि फिलहाल भारत के पास B-21 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है। भारत की वायुसेना की ताकत आज भी मुख्य रूप से फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर ट्रायड पर आधारित है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि भारत पीछे है या भविष्य में ऐसी क्षमता हासिल नहीं कर सकता। दरअसल भारत चुपचाप और बेहद रणनीतिक तरीके से आज से स्पष्ट है अपनी अगली पीढ़ी की हवाई शक्ति की नींव रख चुका है। भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा संस्थान एक ऐसे मायावी योद्धा को गढ़ने में जुटे हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की रणनीतिक सोच को पूरी तरह बदल सकता है। यह योद्धा किसी एक विमान तक सीमित नहीं होगा बल्कि यह जैक संपूर्ण सिस्टम होगा। स्टेल्थ तकनीक, हाइपरसोनिक हथियार, ड्रोन स्वार्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का घातक संगम।
भारत का EMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भविष्य में स्टेल्थ, सुपर क्रूज और डीप स्ट्राइक क्षमताओं से लैस होगा। इसके साथ साथ भारत लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑन ऑफ वेपन्स, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों तथा अगली पीढ़ी के ड्रोन प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से काम कर रहा है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब भारतीय आसमान में एक ऐसा स्टेल्थ प्लेटफॉर्म उड़ान भरेगा जिसे ना रडार पकड़ पाएगा, ना सैटेलाइट ट्रैक कर पाएंगे। एक ऐसा योद्धा जो सीमाओं से परे जाकर दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी पल भर में तबाह कर दे। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि दुश्मन प्रतिक्रिया देने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इसकी रेंज इतनी लंबी होगी कि भारत को अपने दरवाजे से बाहर कदम रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी सटीकता इतनी घातक होगी कि हर बार निर्णायक साबित होगा। यह योद्धा सिर्फ हथियार नहीं ढोएगा, बल्कि दुश्मन की सोच, उसकी रणनीति और उसके आत्मविश्वास पर हमला करेगा। जब ऐसा प्लेटफॉर्म आसमान में होगा तो दुश्मन देशों के विकल्प सीमित हो जाएंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे और उनकी रणनीतिक बढ़त एक झटके में खत्म हो जाएगी। भारत की यह आने वाली हवाई शक्ति सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए होगी। एक ऐसा डर, एक ऐसी ताकत जिसे देखकर कोई भी देश चुनौती देने से पहले 100 बार सोचेगा। इतिहास गवाह है कि भारत ने जब जब चुपचाप तैयारी की है, तब तब दुनिया को चौंकाया है। आज भले ही B-21 राइडर अमेरिका के पास हो, लेकिन आने वाला समय उस भारतीय मायावी योद्धा का हो सकता है जो बिना शोर किए, बिना दिखे, सिर्फ अपने असर से ही पूरे युद्ध का पासा पलट दे। और यही असली ताकत होती है। जब दुनिया की निगाहें उस वक्त चौंक कर भारत पर टिक गई थी, जब अमेरिका जैसे देश अपने अत्याधुनिक बम वर्षक और 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को ऑफर कर रहे थे, और भारत खामोशी से उन प्रस्तावों को टाल रहा था, तब अंतरराष्ट्रीय रक्षा गलियारों में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। आखिर भारत किस भरोसा कह रहा है? क्या यह सिर्फ रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है, या इसके पीछे कोई ऐसी परत है जिसे दुनिया अभी देख नहीं पा रही? इसी रहस्य के भीतर धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा। पहले फुसफुसाहटों में, फिर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स में, और अंततः रक्षा विशेषज्ञों की गंभीर चर्चाओं में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TDBF एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे जानबूझकर सुर्खियों से दूर रखा गया, ताकि जब यह सामने आए तो दुश्मन के पास सिर्फ अनुमान हो, तैयारी नहीं। TDBF कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती युद्ध दृष्टि का प्रतीक है। एक ऐसा विमान जिसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह फाइटर और बॉम्बर के बीच की रेखा को धुंधला कर दे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो समुद्र के बीच तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुस सके, बिना शोर मचाए, बिना रडार पर चमके, और तब वार करें जब दुश्मन को लगे कि खतरा अभी बहुत दूर है। जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट की परतें खुलती हैं, सस्पेंस और गहराता जाता है, क्योंकि TDBF को सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के युद्ध परिदृश्य को ध्यान में रखकर सरशेर गढ़ा जा रहा है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि इसकी आत्मा। एयर फ्रेम की शेपिंग से लेकर रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल तक, इंजन की हीट सिग्नेचर को कम करने से लेकर हथियारों को इंटरनल बे में छिपाने तक, हर एलिमेंट का मकसद एक ही है, दुश्मन की आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य रहना। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब दुश्मन का एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव हो, रडार घूम रहे हो, मिसाइल सिस्टम तैयार हो, लेकिन स्क्रीन पर कोई चेतावनी ना आए, और तभी अचानक सटीकता के साथ उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला हो जाए। TDBF को इसी तरह के साइलेंट डोमिनेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे खुद में कहानी कहते हैं, क्योंकि यह जेट सिर्फ सीमित और ऑपरेशन तक बंधा नहीं होगा, बल्कि लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा, वो भी भारी पेलोड के साथ, जिससे यह एक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकेगा। यानी एक ऐसा फाइटर जो जरूरत पड़ने पर बॉम्बर की भूमिका निभा सके, दुश्मन के एयरबेस, नेवल एसेट्स, कमांड सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सके।
इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे रोमांचक और रहस्यमय पहलू यह है कि TDBF को समुद्री युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुसार ढाला जा रहा है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं बल्कि चलते फिरते एयर बेस हैं। और ऐसे में TDBF भारतीय नौसेना को वो स्ट्राइक रीच देगा जिसकी वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जैसे जैसे विशेषज्ञ इसके ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन पर बात करते हैं, सस्पेंस और बढ़ता है, क्योंकि 2 इंजन सिर्फ ज्यादा ताकत नहीं देते, वे भरोसा देते हैं। समुद्र के ऊपर लंबी उड़ान, भारी हथियार और फिर भी मिशन से सुरक्षित वापसी की गारंटी, और यही भरोसा TDBF को सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाता है। इस प्रोजेक्ट की चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि भारत ने जानबूझकर इसे शोर शराबे से दूर रखा। ना बड़े बड़े दावे, ना आक्रामक प्रचार, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास, मानो संदेश साफ हो। जब समय आएगा तब दुनिया खुद देख लेगी, और यही सस्पेंस TDBF को और खतरनाक बनाता है, क्योंकि जिन देशों ने यह मान लिया था कि भारत बाहर से प्लेटफॉर्म खरीदेगा, वे शायद इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि भारत अंदर ही अंदर एक ऐसा मल्टी रोल स्टेल्थ कैरियर बेस्ड फाइटर विकसित कर रहा है जो तकनीकी रूप से किसी से कम नहीं होगा। इसकी एनेक्स सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता इसे भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार करेगी, जहां लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि डाटा, सुवाइस, सूचना और प्रतिक्रिया समय की होगी। TDBF का हर मिशन एक कहानी होगा, एक ऐसी कहानी जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि खतरा कब पास आया और कब तबाही मचाकर लौट गया। यही वजह है कि आज जब इस प्रोजेक्ट की बातें सामने आ रही हैं, तो यह सिर्फ एक विमान की चर्चा नहीं बल्कि उस मानसिकता का संकेत है जिसमें भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, जहां ताकत दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और शायद यही TDBF का सबसे बड़ा सस्पेंस है। यह विमान तब हमला करेगा जब दुश्मन को लगेगा कि अभी सब शांत है, और उसी खामोशी में भारत की असली शक्ति गूंजेगी। भारत को TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट की जरूरत केवल एक सैन्य परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती हुई भू राजनीतिक संगीत सोच, समुद्री सुरक्षा रणनीति और आत्मनिर्भर भारत के विजन का स्वाभाविक परिणाम है। क्योंकि 21वीं सदी में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते बल्कि समुद्रों, आसमान और तकनीक के स्तर पर लड़े जाते हैं। और ठीक इसी मोर्चे पर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरता है चीन, जिसने बीते एक दशक में अपनी नौसैनिक और हवाई ताकत को जिस आक्रामक गति से बढ़ाया है, उसने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल दी है। चीन के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें दर्जनों अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर उसके पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो उसे दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक ताकत के प्रदर्शन और दबाव की क्षमता देते हैं। और यह स्थिति भारत जैसे शांतिप्रिय लेकिन रणनीतिक रूप से जिम्मेदार देश के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अगर उसे अपनी समुद्री सीमाओं, व्यापारिक मार्गों और सामरिक हितों की रक्षा करनी है, तो उसे केवल कूटनीति पर नहीं बल्कि मजबूत सैन्य क्षमता पर भी भरोसा करना होगा। भारत के पास आज IAS विक्रमादित्य और IAS विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जो हिंद महासागर में भारत की ताकत का प्रतीक हैं। लेकिन इन विशाल समुद्री युद्धपोतों की असली ताकत उनके डेक से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट होते हैं। और यहीं पर भारत को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर रूसी मूल के MiG-29 के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है, जो तकनीकी रूप से अब पुराने पड़ चुके हैं और जिनमें बार बार आने वाली तकनीकी खराबियों, मेंटेनेंस की दिक्कतों और कम उपलब्धता ने नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। इन समस्याओं ने भारत को यह कड़वा लेकिन जरूरी एहसास कराया कि भविष्य की नौसैनिक चुनौतियों का सामना पुराने प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब सामने वाला प्रतिद्वंदी लगातार नई पीढ़ी की तकनीक में निवेश कर रहा हो।
इसी रणनीतिक खालीपन को भरने के लिए टेड बीएफ की परिकल्पना सामने आई है, जो न केवल एक नया फाइटर जेट होगा बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, डिजाइन क्षमता और भविष्य की सैन्य सोच का प्रतीक बनेगा। यह 2 इंजन वाला कैरियर आधारित फाइटर जेट भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, ताकि यह छोटे डेक से टेक ऑफ, शॉर्ट लैंडिंग, भारी हथियारों के साथ ऑपरेशन और समुद्री वातावरण की कठोर परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। TDBF की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि यह पूरी तरह भारतीय सोच और अनुभव पर आधारित होगा, जिसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों के ऑपरेशनल फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा, जिससे यह किसी विदेशी जेट की नकल नहीं बल्कि भारत की अपनी सामरिक जरूरतों का सहायक समाधान बनेगा। इसकी तुलना भले ही अमेरिका के F-2 रैप्टर जैसे बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट से की जा रही हो, लेकिन असल में TF की ताकत इसकी प्रासंगिकता में होगी, क्योंकि जहां F-2 अमेरिकी जरूरतों और युद्ध सिद्धांतों के अनुसार बना है, वहीं TDBF भारतीय समुद्री थिएटर, हिंद महासागर की भौगोलिक परिस्थितियों और संभावित दुश्मनों की रणनीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें आधुनिक AESA रडार, स्टेल्थ डिजाइन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और स्वदेशी हथियारों के एकीकरण की योजना है, जो इसे आने वाले दशकों तक प्रासंगिक बनाए रखेगी। सबसे अहम बात यह है कि TDBF केवल एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक संदेश होगा कि अब वह केवल आयात पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपने दम पर जटिल और उच्च तकनीक वाले सैन्य प्लेटफॉर्म विकसित करने की क्षमता रखता है। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में यह परियोजना भारत की रक्षा औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जिससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी बल्कि घरेलू उद्योग, रिसर्च और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में जब हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ेगा, तब भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात TDBF जैसे फाइटर जेट देश को यह भरोसा देंगे कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि टेट BF की जरूरत केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाले 30 से 40 वर्षों की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जहां भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम समुद्री शक्ति के रूप में खड़ा होना है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भारत की रक्षा और सैन्य तकनीकी महत्वाकांक्षाओं का ऐसा प्रतीक बनकर उभर रहा है, जो आने वाले दशकों में न केवल भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि भारत की सामरिक सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव को भी निर्णायक रूप से परिभाषित करेगा। इस अत्याधुनिक फाइटर जेट की डिजाइन में 60 से अधिक ऐसे एडवांस फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें खास तौर पर 21वीं सदी के अत्यंत जटिल मल्टीडोमेन और हाईटेक युद्ध क्षेत्र को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। आधुनिक युद्ध अब केवल 2 देशों की सेनाओं के बीच सीधी भिड़ंत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर हमले, स्पेस आधारित निगरानी, ड्रोन स्वार्म, लंबी दूरी की प्रेसिजन स्ट्राइक और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस जैसी क्षमताएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। और टेड BF को इन्हीं सभी चुनौतियों से निपटने के लिए एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।